तेजस्वी जी को बुलाओ, हमको नीतीश जी के पर नहीं विश्वास है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज राजशास्त्र में बात करेंगे। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जी हां, मैं किस संदर्भ में ऐसी बात कर रहा हूं? मैं बिहार में घटे घटनाओं के संदर्भ में ऐसी बात कर रहा हूं, क्योंकि लोकतंत्र के दो अहम किरदार एक दूसरे के सामने इस तरह से हैं जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। कल सदन की मर्यादा तार तार हुई और आज भाषा की मर्यादा। विपक्ष के नेता इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि सार्वजनिक जीवन में कभी बोला ही नहीं जा सकता। साड़ी, ब्लाउज, इंद्रिय रस और निर्लज कुमार जैसे शब्दों के वाण से सीधे सीएम को घायल कर रहे हैं। जाहिर तौर पर कल विधायकों के साथ मारपीट और आज सीएम के ऊपर इस तरह का तंज, दोनों लोकतंत्र के लिए कतई बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि आज यानी बुधवार को जिस तरह से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया कि अगर सीएम नीतीश कुमार माफी नहीं मांगते, साथ ही साथ दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, तब तक पूरा विपक्ष सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। मतलब साफ है कि पूरा विपक्ष सदन से बहिष्कार करेगा और सदन का हिस्सा नहीं होगा। इस पर तमाम सवाल उठने लगे हैं कि इससे सत्ता पक्ष का क्या नुकसान होगा, सदन की कार्रवाई पर क्या असर पड़ेगा। जानकार ये कहते हैं कि सदन की कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लोकतंत्र के स्वस्थ परंपरा के लिए कतई अच्छा नहीं है। अब मैं आपको ये बता दूं कि सदन से वॉकआउट की परंपरा कब से शुरू हुई, आखिरकार ये कब से शुरू किया गया और किसने शुरू किया। दरअसल साल 1963 में जब डॉक्टर लोहिया सदन में चुन कर के आए, उसके बाद से ही सदन का बहिष्कार और वॉकआउट जैसी बातें शुरू हुई। कहा यह जाता है कि जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अंग्रेजी में अपना अभिभाषण दे रहे थे तो सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने इसका जमकर के विरोध किया और सदन का बहिष्कार ये कहते हुए किया कि वो आखिरकार अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं। उसके बाद सदन में इस बात को लेकर के काफी नाराजगी हुई। जो सदन के सदस्य थे, सत्ता पक्ष के लोग थे जिन्होंने सदन का बहिष्कार किया था, सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सोची। तब कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हिरेन मुखर्जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि चलो उन लोगों ने सदन का बहिष्कार किया है, इससे सदन की गरिमा कतई नहीं घटती है। जाहिर तौर पर सोशलिस्ट पार्टी के इन सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद लगातार सदन से वॉकआउट, बहिष्कार, इस तरह की प्रक्रिया आम हो चुकी है। वैसे जानकार ये कहते हैं कि सदन में विपक्ष की एक रचनात्मक भूमिका होती है। सड़क और सदन का फर्क विपक्ष को समझना पड़ेगा। सड़क पर संघर्ष करना चाहिए, जबकि विपक्ष का काम सदन में सत्ता पक्ष को आईना दिखाना होता है। सत्ता पक्ष अगर तानाशाही रवैया अपनाता है तो उसको आईना दिखाना विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। विपक्ष को सदन में इस तरह से पेश आना चाहिए कि वो पहले सत्ता पक्ष के साथ विमर्श करे और जब विमर्श से बात नहीं बनती हो तो बहस करे और बहस से बात नहीं बनती हो तो वोट का सहारा लेना चाहिए और फिर भी बात नहीं बनती हो, नाराजगी हो, तो विपक्ष को प्रतीकात्मक रूप से सदन से वॉकआउट करना चाहिए, ना कि सदन से पूरे तरीके से बहिष्कार करना चाहिए। वैसे लोग ये भी कहते हैं, जो सदन में जिनका लंबा अनुभव रहा है, वो ये भी कहते हैं कि सदन में कभी भी बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल 1922 में जब पाशा टर्की में पूरी तरह से जीत करके आए थे, तब भी उन्होंने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अपने ही पार्टी के 8 सीनियर सदस्यों को विपक्ष की भूमिका निभाने की सलाह दे डाली थी। उन्होंने साफ कहा था कि अगर लोकतंत्र में
मजबूत विपक्ष नहीं होगा, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी, तो लोकतंत्र सफल नहीं माना जाएगा। जाहिर तौर पर उस बात को हमेशा याद किया जाता है और ये कहा जाता है कि लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष को के साथ भी अच्छा बर्ताव करना चाहिए और विपक्ष को भी रचनात्मक कार्य करना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष बिहार में जिस तरह से आमने सामने है, इससे साफ हो जाता है कि किस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ पर्सनल हो चुके हैं। हद तो तब हो गया कि आज विधान परिषद में भी जब मुख्यमंत्री बोलने उठे तो उनको रोका टोकी करने के लिए विपक्ष के दो नेता खड़े हो गए। सत्ता पक्ष के तरफ से संजय सिंह और नीरज कुमार, दोनों को आगे आना पड़ा। जाहिर तौर पर कल की तल्खी आज भी खत्म नहीं हुई है। हद तब और बढ़ गई जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जिसको तमाम लोग काफ़ी जिसकी निंदा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर बिहार की जो सियासत है वो काफ़ी गर्मा उठी है और ऐसे लग रहा है कि दोनों पार्टियां, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों दल एक दूसरे के सामने इस तरह से हैं जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। धन्यवाद।